यहाँ आपको इमेज में दो छोटे बच्चे दिख रहे हैं, है ना। और जब ये घूमने जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो इनको ये शेल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये शेल्स दिखाई देते हैं तो ये बच्चे उठाने की कोशिश करते हैं, तो इनकी जो मदर है वो मना करती है इनको कि आप इनको मत उठाओ, बिकॉज ये एक स्नेल का बॉडी पार्ट हो सकते हैं, है ना, और ये किसी लिविंग बीइंग का घर भी हो सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो मूव भी नहीं हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर पड़ा रहता है ना वैसे पड़े हैं, तो ये लिविंग बीइंग कैसे हो सकते हैं। मतलब बच्चों के मन में ये है कि जो चीज़ मूव हो रही है वो लिविंग बीइंग है। ओके, तो अब इनके मन में ये डाउट हो जाता है कि ये कैसे लिविंग बीइंग है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो वो अपने नेक्स्ट डे जब स्कूल जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज़ डिस्कस करते हैं और फिर अपने टीचर से पूछते हैं कि मैम प्लीज़ हमें समझाइए कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में क्या डिफरेंस है ना, क्या उनके क्वालिटीज़ है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी। यस, आपकी क्यूरियोसिटी है ना क्लास 6 की, उसमें चैप्टर नंबर 10 हम आज पढ़ेंगे लिविंग क्रिएचर्स। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसके बाद का जो पोर्शन है जिसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस रिकॉर्ड। ओके, वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग्स। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें, है ना। जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम एंड यू मे फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, है ना। जैसे होल्डिंग है, बुक है, पेंसिल है, या बाहर पक्षी उड़ते हुए दिख जाएंगे, बेंचेस है, बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। List them in table 10.1 and identify each of them as living or non-living on the basis of your understanding in column 2. आपको ये सभी चीज़ों का यहाँ पे लिस्ट बनाना है, ठीक है। ये सभी चीज़ों के नाम लिख दिए आपने और फिर आपको गेस करना है कि इसमें से कौन नॉन लिविंग है, कौन लिविंग है, ठीक है, लिखना है। फिर रीज़न भी आपको बताना है, ठीक है, और मतलब कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है। ओके, अब देखो आगे क्या करना है और नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, फिर आगे की कॉलम्स आप इजीली फिल कर पाओगे। ओके, व्हेन व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग, यानी कि ऐसे क्या है विशेषता जिससे हम लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। सो लुक एट टेबल 10.1, व्हाई डू यू थिंक अ पेंसिल इज नॉन लिविंग बट अ पिजन इज लिविंग, है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग है, बट पिजन है, लिविंग है। तो ऐसा क्यों लगा आपको, क्या है डिफरेंस उसमें। व्हाट सिमिलैरिटीज डू द आइडेंटिफाई लिविंग बींग्स शेयर विद ईच अदर, आपको ऐसे क्यों लग रहा है, आपको एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस करना है, ठीक है। आपकी ओपिनियन क्या है, आपके फ्रेंड्स की ओपिनियन क्या है। ओके, यू मे आइडेंटिफाइड मूवमेंट एज वन ऑफ द सिमिलैरिटीज अमॉन्ग लिविंग बींग। एक सिमिलैरिटी ये होगी कि जो लिविंग बींग है वो मूव होते हैं, है ना, लिविंग बींग अपने आप हिलते हैं। You have also seen cars moving on the road. Does it mean that car living? मतलब आपने देखा होगा ना, कार चल रही है रोड पे, बाइक चल रही है, या आपके क्लास में पंखे चल रहे हैं, वो भी तो मूव हो रहे हैं, तो क्या वो भी लिविंग है। लिस्ट द टास्क दैट यू कैन डू बट अ कार कैन नॉट। एक ऐसे टास्क की लिस्ट बनाओ जो आप कर सकते हो, है ना। आप क्या क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, डांस कर सकते हो, पानी पी सकते हो, खा सकते हो, है ना, सोच सकते हो, बट ये कार क्या ये सारी चीज़ें कर सकती है, नहीं। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग। यस, आप लिविंग बींग की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। Whenever you attempt to group things around you as living or non-living, you can compare them with yourself. जब भी आप अपने आसपास ऐसा कुछ देखो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप उसको खुद के साथ कंपेयर कर सकते हो। Which characteristics help you in differentiating yourself from a car? वैसे कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको कार से अलग करते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ कार डज नॉट ग्रो। एक जो कार है वो ग्रो नहीं होती ना, डज इट मीन इट इज़ नॉन लिविंग, तो इसका क्या मतलब है कि वो नॉन लिविंग है। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू यूज टू क्लैरिफाई अ कार एज नॉन लिविंग। तो कैसे आपको पता चला कि कार जो है वो नॉन लिविंग है। मतलब जैसे आप अभी छोटे हो, या पहले जब आपने अपने बचपन की फ़ोटो देखी है तो आप उसमें बहुत छोटे हो, फिर अभी आप ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, बट कार तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, कार तो ग्रो नहीं हो रही है, इट मीन्स वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो आपने खुद के साथ कंपेयर किया। ओके,
Continue your discussion in a simpler way to identify the essential characteristics of living being. Okay, चलिए इसको डिस्कस करते हैं. क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है जो हमें चेक करनी है लिविंग बींग्स की. ओके, व्हाट आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक लिविंग बींग वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि क्या क्या है वो. कैन वी कंसिडर मूवमेंट एज one of the characteristics to differentiate between the living और नॉन लिविंग. क्या सिर्फ ऐसे हम मूवमेंट को एक मान सकते हैं कि एक ये भी क्वालिटी है कि जैसे जो लिविंग बीइंग है वो मूव होते हैं और जो नॉन लिविंग है वो मूव नहीं होते हैं. अब आपको क्या करना है, लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ऑन. ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास है वो खुद से मूव कर रहे हैं, है ना. Do you think that all 5 things that you have listed can be considered as living just because they can move on their own? आपको क्या लगता है जो आपने वो 5 चीज़ें लिखी हैं जो खुद से मूव कर रही हैं तो क्या वो लिविंग है? However, unlike animals, plants do not move from one place to another. कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, है ना, या फिर जानवर होते हैं वो जो ज़्यादा मूव नहीं होते हैं, है ना. Do you consider them as living? तो क्या आपको लगता है कि वो लिविंग है? Even though plants do not move from one place to another. Plants भी तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं. They do show certain types of movement. हाँ, वो कुछ अलग तरह की मूवमेंट्स हमें दिखाते हैं. जैसे opening a flower is one example of movement in plants. है ना, फूल का खिलना. जैसे फूल क्या होता है, स्टार्टिंग में बंद होता है, फिर वो धीरे धीरे खिलता है ना. Another example of movement in plants is seen in इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा, वो भी एक अलग तरह का मूवमेंट शो करते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. ये जैसे ड्रोसेरा का प्लांट है, ये अपने ग्रोथ के लिए अपने किस पे डिपेंड करता है, ये इंसेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि इसको इंसेक्ट से ही न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है ना. देखो यहाँ लिखा है ना, वन एग्जाम्पल ड्रोसेरा. क्या है ये? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है. ड्रोसेरा इज फीचर्ड विथ सॉसर शेप्ड लीव्स हैविंग मैनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन. यानी ये देखो, ये जो प्लांट है ना, जब कोई भी इंसेक्ट्स यहाँ पे आके बैठता है तो इस साइड में, तो क्या होता है, इसकी ये जो छोटे छोटे एक जेली टाइप होती है यहाँ पे, और उस जो भी इंसेक्ट होता है ना उसको पूरी तरह से चिपका लेती है अपने अंदर. जेली की वजह से चिपक जाता है वो इंसेक्ट, और धीरे धीरे फिर ये ऐसे अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं और उसको पूरा कैप्चर कर लेते हैं. ओके, ये देखो यहाँ पे यही आपको बताया हुआ है. ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. दूसरे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं उनके भी मैकेनिज्म, मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है उसको आप देख सकते हैं. क्लाइंबर्स आल्सो विंड देमसेल्व्स अराउंड इवन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू देम. है ना, क्या होता है, जो क्लाइंबर्स होते हैं अगर उनके आसपास कुछ चीज़ हो तो वो उसके थ्रू ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है ना. दे शो सम मूवमेंट. ओके, कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड. जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, आपकी जो खुद की पिक्चर है पहले की, आप देखो आप कैसे ग्रो कर रहे हो, है ना. आप पहले इतने छोटे थे, फिर इतने बड़े हो गए और अभी इतने बड़े हो गए, तो आप ग्रो कर रहे हो, है ना. ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, इससे कंपेयर कर सकते हो. वेयर द ड्रेस दैट यू यूज टू वेयर 4 years अगो. जो 4 साल पहले आप ड्रेस पहनते थे, क्या आप अभी वो पहन सकते हैं? नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज. क्योंकि आप क्या हो गया, आपकी साइज बड़ी हो गई है ना. दिस इज़ ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी. आपकी जो बॉडी में ग्रोथ हो रही है इसकी वजह से आपकी साइज बड़ी हो गई है और आप वो कपड़े नहीं पहन सकते हो. इट मीन्स आपकी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है ना. प्लांट्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स आल्सो ग्रो. जो प्लांट्स होते हैं और वो जो दूसरे लिविंग बीइंग होते हैं वो ग्रो करते हैं. सो कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग? यस, लिविंग बीइंग्स नीड फूड, न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, है ना. चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, ओके, लिविंग बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, इन सबको क्या चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए? फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना. सो आपको क्या करना है, 5 लिविंग बीइंग्स का यहाँ पे
आपको नाम लिखना है, बताना है कि ऐसे कौन से हैं वो जो आप जिनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, है ना। तो एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे हैं, है ना। नाउ थिंक ऑफ अ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन लिव, यानी ऐसा एक प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव, जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक पर मिनट आफ्टर अ नॉर्मल वॉक, आफ्टर अ रन एंड आफ्टर अ फ्यू डांस स्टेप। आपको जो आपकी ब्रेथ है, जो हम सांस लेते हैं, है ना, वो काउंट करनी है। जब नॉर्मल वॉक कर रहे हैं उस दौरान क्या होता है, और आफ्टर अ रन, दौड़ने के बाद क्या होती है आपकी जो ब्रीथ रेट है, एंड आफ्टर अ फ्यू डांस स्टेप, जब आप डांस करते हैं, जब हम रन करते हैं, जब हम डांस करते हैं, तो हम ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, है ना, फास्ट हो जाती है हमारी ब्रीथिंग। रिकॉर्ड द डाटा एंड ऑब्जर्व, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रीथ्स आफ्टर ईच सिचुएशन। तो यस, डिफरेंस तो होता है ना। Do you notice the process of breathing in our animal like dogs, cat, cows, buffaloes? क्या आपने इन सब में भी ये ब्रीथिंग का प्रोसेस जो ये है इसको नोटिस किया है, ब्रीथिंग के प्रोसेस को। Notice the movement of their abdomen while they are taking rest. Yes, ये आप महसूस कर सकते हैं जब कोई भी एनिमल ऐसे लेटा हुआ रहता है ना, तो आप देख सकते हैं उसके पेट का जो निचला हिस्सा है वो मूव करता है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी ब्रीथिंग कैसे चल रही है। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग while we inhale the air moves from outside to inside our body. ब्रीथिंग में क्या होता है, हम हवा को इनहेल अंदर लेते हैं, जो बाहर हवा होती है उसको अंदर लेते हैं, है ना, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में हवा होती है उसको हम क्या करते हैं, आउटसाइड, बाहर की तरफ निकालते हैं, है ना। ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक है जिसका एक ब्रीथिंग जो उसका पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीथिंग, ठीक है। देखो ये आपको यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग आता है, ठीक है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक पूरी बॉडी का प्रोसेस होता है, ठीक है, और ब्रीथिंग उसका एक पार्ट है। ओके, डू प्लांट आल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। देर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। आपने ये लीव्स पे देखा होगा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। दीज पोर्स हेल्प प्लांट इन टेकिंग एयर इन एंड आउट, और इन्हीं पोर्स से जो ये प्लांट्स हैं वो एयर को इन और आउट करते हैं, ठीक है, यानी ब्रीथिंग करते हैं। इंटरेक्ट विद सीनियर क्लासेस स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट इफ दे कैन डेमोन्स्ट्रेट स्टोमेटा यूजिंग अ माइक्रोस्कोप इन योर क्लास। तो ये आप कर सकते हैं अपने सीनियर क्लास के स्टूडेंट से आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर, यस, सभी जो लिविंग बींग होते हैं वो सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। ओके, हैव यू नोटिस वाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन शर्ट अराउंड द आर्मपिट ड्यूरिंग समर्स। क्या आपने समर्स के दौरान जब गर्मियाँ होती हैं तो आपके आर्म पेट में यानी आपके बगल में पसीने के बाद क्या होता है, वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, है ना, जो पसीना सूख जाता है, जैसे स्वेटिंग होती है, फिर जब वो सूखता है तो ऐसे कपड़े पे वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, वाइट वाइट धब्बे दिखाई देते हैं। ये क्या होता है, हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा चीज़ें है वो एक्सक्रिएट करती है ना। जब ये एक्सक्रिएशन होता है तो स्वेटिंग होती है ना। ये देखो, द पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू स्वेट। द स्वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट। बॉडी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये स्वेटिंग होती है जिसमें सॉल्ट होता है और वाटर होता है, तो वाटर एवापोरेट हो जाता है तो सॉल्ट बचता है जो हमें वाइट पैचेस की वजह से दिखाई देता है। ओके, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। और हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, बाहर निकलता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। ये जो साइंस के ये जो टर्म्स है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सक्रिएशन क्या होता है, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। ओके, यूरिन इज आल्सो फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी एक्सक्रिएशन होता है यूरिन के फॉर्म में, है ना। डू यू नो दैट प्लांट्स
आल्सो एक्सक्रीट, क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? यस, कैसे करते हैं? यू मे नोटिस प्लांट एक्सक्रीट excess water and minerals in the form of small droplets on leaves. ये जो leaves पे आपने देखा होगा पानी की कुछ छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तो वो कैसे आती है? जब प्लांट्स में एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो लीव्स पे छोटी छोटी बूंदें बाहर निकल आती हैं, है ना। तो ये इस तरह से एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड रोजेज, ऑल लिविंग बींग एक्सक्रीट, सभी लिविंग बींग क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। तो अब तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? सभी लिविंग बींग क्या करते हैं? रेस्पायर, सांस लेते हैं, है ना, रेस्पायर करते हैं। और सभी लिविंग को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। और सभी लिविंग बीइंग क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। ओके, लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरे देखते हैं क्या क्या ऐसी क्वालिटी होती है। व्हाट इज योर रिएक्शन इफ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज थ्रॉन व्हाइल वॉकिंग विदाउट शूज? यानी कि आपका क्या रिएक्शन होगा जब मान लो आप विदाउट शूज चल रहे हो और आपका कांटे पे पैर चला जाए, तो एकदम से आप पीछे हटोगे, है ना। यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट कप ऑफ टी, आपने जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही एक गर्म चाय का जो कप होता है उसको छू लिया। सो क्या करोगे? एकदम से हाथ आपका पीछे जाएगा, है ना। स्टेपिंग ऑन अ थ्रोन एंड टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुली। ये क्या है? किसी चीज़ पे, जैसे स्टेपिंग ऑन अ थ्रोन, कांटे पे चढ़ना, या टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेना, ये स्टिमुली है ना, ये एक्शन है। Anything or any event that prompts living beings to respond is called a stimulus. यानी कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट के थ्रू जब कोई भी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। जैसे कि मान लो आपके हाथ से पेन गिर गया, तो आप एक दूसरे हाथ से क्या करोगे? उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, है ना। तो ये आपका जो रिस्पॉन्ड हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। ओके, लिस्ट 3 स्टिमुली, प्लूरल ऑफ स्टिमुलस, ओके, एंड योर बॉडीज इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू दैम। आप ऐसे और एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे कि आप मान लो आपके पास कुछ उड़ के आ गई चीज़, जैसे आप बाहर कहीं आ रहे हो, ठीक है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, तो बॉल आपके पास आई, तो आप एकदम से आपकी बॉडी आपको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, है ना। या फिर जैसे कि आप मान लो पानी पी रहे हैं, है ना, तो पानी अगर गिर रहा है तो आप एकदम से पीछे हटेंगे ना। पानी पीते पीते कभी होता है ना, बॉटल ऐसे ज़्यादा हम ऊंचा उठा लेते हैं तो वो गिर जाता है, तो हम क्या करेंगे? पीछे हटने की कोशिश करते हैं, एकदम से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, क्यों? हमें पानी से गीला नहीं होना है, बचना है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप एक्शन देख सकते हैं आपकी डेली लाइफ में। ओके, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? तो क्या प्लांट्स भी ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं? यस, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड, प्लांट भी ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। कैसे? आपने टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना होगा, है ना। प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच दैम। मान लो ये है टच मी नॉट प्लांट है, जब आप इसको यहाँ पे टच करोगे ना, तो ये जो दोनों तरफ की पत्तियां है ना, ये ऐसे सिकुड़ के मुड़ जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, है ना, यानी ये चिपक जाएगी दोनों तरफ से। ओके, हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट? आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो कुछ प्लांट्स हैं वो सनसेट के बाद क्या होती है, उनकी लीव्स जो है वो वापस फोल्ड हो जाती है। या फिर आपने वो एक फ्लावर होता है ना, सनफ्लावर, जहाँ जहाँ सूरज होगा उसी तरफ सनफ्लावर का मुंह होता है। ओके, स्पेशली द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स फेसिंग ईच अदर एंड टेंड टू कम टुगेदर। जो कुछ ऐसे लीव्स होती है ना, वो क्या हो जाती है? पास में आ जाती है जैसे ही सनसेट होता है। ये तो दूसरे प्लांट की बात कर रहे हैं। ओके, दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला। आंवला का जो पत्तियां होती है ना, उसको भी आप नोटिस करना, वो भी क्या होती है? मुड़ जाती हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो हमने देखा कि जो सारे लिविंग बींग है ना, वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी रिस्पॉन्ड करते हैं अगर कुछ ऐसा एक्शन होता है तो, ठीक है। Find a few more plants in your neighborhood which fold their leaves after sunset. तो आपके आसपास क्या कोई ऐसा और प्लांट है जो सनसेट के बाद वो लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं? तो ये आपको पता करना है। Why do the leaves of Chui Mui and Avla plants respond in this way? जो छुई मुई का पौधा है, जो उसकी पत्तियां हैं, जब उसको टच करते हैं तो वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और जो आंवला प्लांट है वो भी सनसेट के बाद फोल्ड हो जाता है ना। सो ऐसा क्यों है?
विच स्टिमुलस कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर, तो ऐसा कौन सा स्टिमुलस है जो इनके बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो जो छुई मुई के पत्ते हैं ना, उसमें मैकेनिकल स्टिमुलस काम करता है, ओके, और जो आंवला प्लांट है उसमें लाइट स्टिमुलस काम करता है, ठीक है, क्योंकि जब सनसेट हो जाता है तो लाइट मतलब नहीं मिल पाती है, इसलिए वो बंद हो जाता है, ओके। इनके बारे में मैकेनिकल स्टिमुलस और लाइट स्टिमुलस ये आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। हैव यू सीन यंग वंस, क्या आपने कैट, डॉग और दूसरे एनिमल्स के यंग वंस देखे हैं, यानी इनके छोटे छोटे बच्चे देखे हैं। लिस्ट यंग वंस ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल्स, तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके आपने बच्चे देखे हैं, जैसे कैट है, डॉग है, पिग है, काव है, बफेलो है ना, ह्यूमन बींग्स, okay. Have you seen young ones of any non-living things such as pencil, chair और electric bulb, तो क्या आपने पेंसिल, चेयर, बल्ब इनके भी बच्चे देखे हैं नहीं देखे होंगे, है ना। All living beings reproduce, सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ओन काइंड। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो अपने ही जैसा एक नए जीव को प्रोड्यूस करता है। व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। जितने भी हैं ह्यूमन बींग्स वो एक टाइम पे तो खत्म हो जाएंगे, फिर जब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आगे की लाइफ कंटिन्यू कैसे रहेगी। व्हेन अ लिविंग बीइंग इज नॉट एबल टू एग्जिबिट ऑल ऑफ अबव मेंशन कैरेक्टर्स, यानी जब लिविंग बीइंग, जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जो भी क्वालिटीज़ पढ़ी, अगर वो ये सब फॉलो नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, उनके पास सारे रिसोर्सेज है, फूड, एयर, वाटर, नीडेड फॉर बीइंग अलाइव, जिंदा रहने के लिए, है ना, फिर भी वो इन सब का यूज़ नहीं कर रहे हैं लिविंग बीइंग, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ सेड टू बी डेड। ठीक है, समझ में आया आपको। जब कोई भी लिविंग बीइंग इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहा है, रिसोर्सेज का, फूड, एयर, वाटर, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डेड हो गया। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल लिविंग बीइंग शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इस डिस्कशन से ये तो आप समझ चुके हैं कि सभी लिविंग बीइंग का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ओके, लगभग। फॉर एग्जाम्पल ऑल लिविंग बीइंग शो मूवमेंट, सभी लिविंग बीइंग मूवमेंट शो करते हैं। दे नीड फूड एंड दे ग्रो, उनको फूड की ज़रूरत होती है और वो ग्रो करते हैं। दे ऑल्सो रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड इवेंचुअली डाई, और फिर लास्ट में क्या होता है, डाई, मर जाते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर्स इंडिकेट्स दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इनमें से अगर कुछ जो फीचर्स है वो एब्सेंस है तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है, ओके। नाउ दैट यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिविंग बीइंग, fill up the remaining 2 columns 4th and 5th of table 10.1 and complete the activity। अब वो टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं जो टेबल हमने अभी इसी चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, टेबल 10.1 में। इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस अ सीड, लिविंग और नॉन लिविंग, वाई। जो सीड है, एक बीज किसी भी चीज़ का, जैसे चना हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया, ये जो सीड है तो ये क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, और अगर नॉन लिविंग है देन वाई, और लिविंग है देन वाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलेगा, ओके। चलिए लेट अस एक्सप्लोर। अ सीड जर्मिनेट्स टू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट्स, ओके। अब देखो 10.2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। एसेंशियल कंडीशन क्या होते हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। हैव यू ऑब्जर्व्ड अ सीड जर्मिनेटिंग, क्या आपने कभी एक सीड का अंकुरित होना देखा है। आपने घरों में देखा होगा मम्मा आपको स्प्राउट बना के देती है ना, या आपने घर में देखा होगा किसी को स्प्राउट खाते हुए, तो वही तो है जर्मिनेशन। सीड जब स्प्राउट में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिंग। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। व्हाट कंडीशंस डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जनरेशन,
ओके, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट वेदर यू दीज कंडीशंस हैव एन अफेक्ट ऑन द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, कैसे पता लगाओगे कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो इसके लिए आपको एक यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 4 पॉट लिए हैं, ठीक है, जिसमें मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, ठीक है, और 15 दिन के लिए इनको ऑब्जर्व करना है। और इसमें क्या करना है, देखो पॉट ए को यहाँ से समझते हैं। ओके, पॉट ए है ये, पॉट ए कैप्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, नो वाटर। इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा गया है और इसमें पानी भी नहीं डाला है, ठीक है, ओनली गार्डन सॉइल है। देन पॉट बी कैप्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, पॉट बी को डायरेक्ट सनलाइट में रखा गया है विथ एक्सेस वाटर। ये देखो नीचे पानी निकल रहा है ना, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया इसमें। एंड देन पॉट सी क्या है, मॉइस्ट सॉइल है, यानी मिट्टी में नमी है, कैप्ड इन द डार्क, यानी यहाँ पे सन नहीं है, इसको डार्क में रखा है, अंधेरे में रखा है। पॉट डी विद मॉइस्ट सॉइल एंड कीप इन डायरेक्ट सनलाइट। अब ये जो है पॉट डी, इसमें मिट्टी में नमी है, पानी है ना, और सनलाइट भी है। ओके, इसको सनलाइट में रखा गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ये चारों में एक सीड डाला हुआ है, तो कौन सा सीड जल्दी जर्मिनेट होगा, यानी कि वो ग्रो होगा, ओके, अंकुरित हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्योंकि पानी तो है ही नहीं, तो आप अगर इस पॉट में बीज डाल के छोड़ दोगे तो मिट्टी तो सूखी हुई है, तो वो कैसे अंकुर होगा, नहीं होगा। भले ही आप इसको सनलाइट में रखोगे तो क्या हुआ, इसमें अगर मिट्टी में नमी होती ना, तो बीज का जो पार्ट होता है ऊपर का वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसको जर्मिनेट होने में हेल्प मिलती, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, पॉट ए में, पॉट बी में भी नहीं होगा। वाई, बिकॉज इसमें एक्सेस वाटर है, ठीक है। तो अब बीज को जर्मिनेट होने के लिए एयर भी चाहिए, है ना, एयर भी चाहिए। अब एयर कैसे लेगा, क्योंकि इसमें पानी तो एक्सेस भरा हुआ है ना, इसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो जो पोर्स हैं मिट्टी के उसमें पानी भर गया है, तो वो एयर कैसे जाएगा बीज के पास, है ना। तो इसमें भी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। एंड देन दिस वन, ये है जो अंधेरे में रखा हुआ है और इसमें जो मिट्टी है वो मॉइस्ट है, यानी थोड़ी गीली है, तो इसमें सीड जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीज को जर्मिनेट होने के लिए जो नमी चाहिए वो भी है, और मिट्टी क्योंकि ज़्यादा इसमें वाटर नहीं है तो उसको हवा भी मिल रहा है, तो यहाँ से वो जर्मिनेट हो जाएगा। और इसमें मिट्टी मॉइस्ट भी है ना, मिट्टी मॉइस्ट है, इसको धूप में रखा है और इसको हवा भी मिल रही है, तो इट मीन्स ये भी जर्मिनेट हो जाएगा, जो ये इसमें सीड होगा ना वो भी जर्मिनेट हो जाएगा। तो मतलब समझ में आया, एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, ओके, एयर और वाटर 2 चीज़ें चाहिए। और जब जर्मिनेट हो जाएगा बीज, तो जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा तो उसके बाद जब वो प्लांट बनेगा तब उसको फिर लाइट भी चाहिए, इट मीन्स सनलाइट, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आपको आगे यही एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें आपको फिल करना है पॉट विद बीन सीड। ये पॉट ए बी सी डी है, ठीक है। तो पॉट ए में एयर था, यस था, सनलाइट यस, है ना, और वाटर नहीं था तो नो लिखा है, ठीक है। प्रिडिक्शन आपको करना है कि क्या होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही, बट ये आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है कि किस में प्लांट जर्मिनेट होगा और किस में, मतलब सीड जो है वो जर्मिनेट होगा और किस में नहीं होगा, ओके। अब आपको यहाँ से बढ़ना है, इसके ऊपर तक तो वो आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वही बताया हुआ था। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस कंडीशन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। अब हमें ये समझना है कि ये जो कंडीशन है कि पॉट में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, है ना, ये 2 चीज़ें तो चाहिए ही, तभी वो सीड है वो जर्मिनेट होगा, है ना। तो ये जो कंडीशन है ये कैसे सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखो वाटर चाहिए, है ना, सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए सीड को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर इनेबल्स द सीड टू कैरी आउट द processes necessary for their growth. The outer covering of the seed is called seed coat, यानी ये सीड है, ठीक है। ये जो आउटर कवरिंग पार्ट है ना सीड का, देखो ये वाला जो ऊपर का पार्ट है जो हार्ड होता है इसको सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर का पार्ट है
है ना, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ओके, सो यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। वाटर क्या करता है, वाटर सॉफ्टन द सीड कोट एंड हेल्प्स द टाइनी एम्ब्रियो इनसाइड इट टू डेवलप इनटू अ प्लांट। जब इसको नमी मिलती है ना, जब इस सीड को नमी मिलती है तो ये जो सीड कोट है ये सॉफ्ट हो जाता है ना, और जब सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है तो जो अंदर छोटा सा एम्ब्रियो है इसको हेल्प होती है डेवलप होने के लिए, ठीक है। यानी कि ये जब बड़ा हो जाएगा, जब इसको नमी मिलेगी तो थोड़ा बड़ा होने लगता है, ग्रो होने लगता है, और ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे फिर जर्मिनेट हो जाता है और फिर प्लांट बनने लगता है। ओके, तो वाटर चाहिए, ओके, एयर एंड सॉइल, हवा चाहिए और मिट्टी चाहिए। अब देखो, सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, एयर तो चाहिए जर्मिनेशन के लिए, है ना, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स। वो एयर कैसे यूज करते हैं, जो मिट्टी के बीच में एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो स्पेस होते हैं, है ना। मिट्टी पूरी ऐसे सख्त तो नहीं होती है, जो अगर सख्त मिट्टी होगी तो सीड ग्रो ही नहीं करेगा, है ना। तो वो जो मिट्टी के बीच में एयर पॉकेट्स होते हैं, तो उन्हीं से वो जो सीड है उसको एयर मिल जाता है। ओके, मोरेवर स्पेसेस बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स अलाउ रूट्स टू ग्रो इजीली, और जिसकी वजह से रूट्स को इजीली ग्रो होने में हेल्प होती है। लाइट और डार्क कंडीशन, वी हैव लर्न्ड दैट फॉर द बीन सीड प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट इसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन। यस, मैंने आपको बताया कि जो प्लांट वो जो पॉट सी था जो कि अंधेरे में रखा हुआ था, फिर भी उसमें जो है सीड जर्मिनेट होगा, है ना, क्योंकि लाइट ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर वो पौधा ग्रो हो गया है, जब वो प्लांट बन गया है, तब उसको फिर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन जनरल मोस्ट सीड्स डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन। जैसे हम घर में स्प्राउट करते हैं तो बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, चना है, मूंगफली है या मूंग है, कोई भी सीड आप जर्मिनेट करो तो ज़रूरी नहीं है कि उसको लाइट चाहिए, बस आप उसको भिगो के रख दो, उसको नमी चाहिए और थोड़ी हवा चाहिए तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो जो ज़्यादातर सीड्स होते हैं उनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। लेकिन जब वो जर्मिनेट हो गया तो उसको आगे ग्रो करने के लिए क्या होगा, लाइट की ज़रूरत होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे फ्लावर प्लांट्स बताए गए हैं, जैसे कि सेलियस और पेटूनिया। इनको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, जर्मिनेट होने के लिए भी इनको लाइट चाहिए, ठीक है। कवरिंग दिस सीड विद सॉइल इनहैबिट्स देयर स्प्राउटिंग। अगर इनको मिट्टी से पूरी तरह ढक दिया जाए, इनको लाइट नहीं मिले, तो ये क्या होंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे। सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक कैंडिला एंड जीनिया नीड डार्कनेस और टू जर्मिनेट। और कैंडिला और जीनिया, इनको क्या चाहिए, डार्कनेस चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। ये आप याद रख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनको जर्मिनेट होने के लिए लाइट चाहिए, और यहाँ पे ये दो ऐसे हैं, इनकी सीड को अगर लाइट मिले तो ये जर्मिनेट नहीं होगी, इनको क्या चाहिए, डार्कनेस चाहिए। दिस सीड शुड बी कवर्ड विद सफिशिएंट सॉइल। इनको अच्छे से कवर करना पड़ेगा मिट्टी से, तभी ये जर्मिनेट होंगे। ओके, इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, ये चैप्टर हमने पढ़ा था, है ना। यू हैव लर्न्ड दैट ह्यूमन बीइंग नीड अ बैलेंस डाइट फॉर ग्रोथ, फॉर गुड हेल्थ और प्रॉपर ग्रोथ। यानी ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए गुड हेल्थ के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ओके, सिमिलरली प्लांट्स टू नीड फेवरेबल कंडीशन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी तरह प्लांट्स को भी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशन चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यानी उनको प्रॉपर धूप चाहिए, प्रॉपर हवा, प्रॉपर पानी, ये सब चाहिए, ठीक है। तभी प्लांट्स भी प्रॉपरली उनका ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा। What other conditions do you think would affect seed germination? तो ऐसे दूसरी और कौन सी कंडीशन है जो सीड के जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है? How would you now categorize a seed as living or non-living? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीड को आप कैसे कैटेगराइज करोगे, लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऑफ कोर्स लिविंग है। वाई? क्योंकि सीड के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जिसको अगर कंडीशंस दी जाए, ये देखो सीड के अंदर ये छोटा सा एम्ब्रियो है, और अगर इसकी फेवरेबल कंडीशन इसे मिल जाए तो ये ग्रो हो सकता है ना। तो सीड क्या है, एक लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग नहीं है। ओके, लेट अस स्टडी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सीन क्लियरली इन प्लांट्स, ग्रोथ एंड मूवमेंट। प्लांट में हम ये देख सकते हैं, ग्रोथ भी और मूवमेंट भी। ओके, हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट? जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स? क्या सनलाइट
प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को, उसकी ग्रोथ को, उसके डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। इन विच डायरेक्शन वुड द रूट एंड शूट ऑफ अ प्लांट ग्रो, जो प्लांट का रूट होता है और जो शूट होता है वो किस डायरेक्शन में ग्रो होता है। देखो ये प्लांट है, ठीक है, ये इसका रूट है, और जो ऊपर मिट्टी के ऊपर रहता है ये क्या होता है, इसका शूट। ओके, तो ये किस डायरेक्शन में ग्रो होता है। हाउ वुड यू डिजाइन, तो आप देखो आगे एक एक्टिविटी दी हुई है कि किस तरह से आपको यहाँ पे समझाया गया है कि प्लांट्स में मूवमेंट और ग्रोथ पे सनलाइट का क्या असर होता है। ओके, आपको क्या करना है, कुछ बीन और ग्राम, चने के बीज या कोई भी बीज आप ले सकते हैं, ठीक है, उसको जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्ट क्लॉथ या टिश्यू पेपर में आप रख सकते हैं, ठीक है। और जब वो जर्मिनेट हो जाए, छोटे से उसमें रूट और शूट्स छोटा सा आ जाए, तो आपको क्या करना है, 3 आपको लेने हैं ग्लास बीकर्स या टम्बलर्स, ठीक है, 3 कांच के ग्लास ले लो और तीनों पे क्या लिख दो, ABC, ये देखो इस तरह से, ठीक है। और जब वो छोटा सा प्लांट बन जाए ना, तो आपको ग्लास में थ्रेड से इस तरह से इसको मतलब टाई कर देना है प्लांट को, कि इसका जो शूट है वो नीचे की तरफ रहे और जो प्लांट है ऊपर की तरफ, ठीक है। और दूसरे बीकर में देखो, दूसरा जो ग्लास है उसमें क्या किया गया है, ये देखो दूसरी ग्लास में क्या किया गया है, इसको उल्टा कर दिया गया है प्लांट को। ग्लास बी में प्लांट को उल्टा किया गया है, जो जड़ वाला रूट वाला पोर्शन है उसको ऊपर रखा गया है और शूट वाला जो पोर्शन है उसको नीचे रखा हुआ है, और दोनों को ओपन सनलाइट में रखा हुआ है ना, इनको पूरी सनलाइट मिल रही है। ओके, अब देखो आगे जो हमारा थर्ड ग्लास है उसको कहाँ रखा गया है, एक बॉक्स में रखा हुआ है जिसमें प्लांट तो सीधा रखा हुआ है, इसे बीच में थ्रेड से बांध के ऐसे रखा हुआ है ग्लास में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन पूरा नहीं है, इसको पूरी तरह से धूप नहीं मिल रही है, सिर्फ एक छोटा सा होल है जहां से इसको सनलाइट मिल रही है। ओके, अब देखो आगे आपको क्या करना है, यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। pour water into all 3 beakers to ensure that the seedling in each beaker remain above the water level, यानी थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देना है, लेकिन जो सीडलिंग है वो आपको ध्यान रखना है कि वो वाटर लेवल से ऊपर ही रहे। ओके, अब फिर क्या करना है, कुछ टाइम बाद आपको ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे एक टेबल भी दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, प्रेडिक्शन करना है कि क्या होगा। ऑल डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, जो हमारा बीकर ए है उसमें डायरेक्शन क्या है सनलाइट की, चारों तरफ से उसको सनलाइट मिल रहा है। प्लांट का डायरेक्शन क्या है, अपराइट है ना, जो शूट है और जो रूट है, रूट नीचे की तरफ है, शूट ऊपर की तरफ है। और बी में सारे तरफ से उसको सनलाइट मिल रही है, बट वो इन्वर्टेड है, उल्टा है ना। शूट हमारा कहाँ है, नीचे की तरफ, और रूट हमारा ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट और शूट, यानी कि जो तीनों प्लांट्स है तो उनका जो ग्रोथ होगा उनके रूट और शूट का, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है आपको और लिखना है। ठीक है, कि जैसे मान लो आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि जैसे ये इन्वर्टेड वाला है ना, जो हमने बी में रखा है, जो ग्लास बी में रखा है, तो उसमें जड़ ऊपर की तरफ है, तो क्या वो जड़ ऊपर की तरफ ही जाएगा और जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ अंदर जमीन में धंस जाएंगी, क्या ऐसा होगा? चलिए देखते हैं। देखो आपको आगे क्या दिखाया हुआ है, ये देखो क्या होगा कुछ टाइम बाद। ये देखो जो अपराइट प्लांट है ना, कैप्टन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जिसको चारों तरफ से सनलाइट मिल रही है, वो तो ऊपर सीधे सीधे ग्रो होगा, है ना। और जो उल्टा रखा है, जो हमने ग्लास बी में ये जो प्लांट उल्टा रखा है, जिसमें ये जड़ था, इसने थोड़ा सा ऊपर ग्रो किया। ये देखो यहाँ पे हमने रखा था ना, इसको उल्टा करके थोड़ा सा ऊपर ग्रो किया, फिर जड़ वापस नीचे आ गया और प्लांट नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसको ऊपर से सनलाइट मिल रही है ना। और जो हमने बॉक्स में रखा था, जहाँ से यहाँ से सिर्फ इसको एक छोटे से होल से सनलाइट मिल रहा था इसको, है ना, तो ये जो प्लांट है वो इसी की तरफ मुड़ गया है ना, मतलब इसकी डायरेक्शन किधर हो गई है, जहाँ से इसको सनलाइट मिल रही है। ओके, सो देखो अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, क्या रिजल्ट निकला? When the plant is kept upright, जब प्लांट को upright यानी सीधा रखा है, the root grows downwards, रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है और शूट ऊपर की तरफ, हमने देखा फर्स्ट वाला जो ग्लास है उसमें, है ना। एंड देन सेकेंड, जो सेकेंड है, when the plant is kept up inverted, जब प्लांट को हमने उल्टा रख दिया, the root bends and grows downwards, जो रूट है वो बेंड हो गया और डाउनवर्ड्स ग्रो होने लग गया। हमने देखा था ना, जो रूट है वो मुड़ गया, हमने इसको उल्टा रखा था, बट रूट ऊपर की तरफ नहीं गया, नीचे की तरफ आ गया, है ना, रूट नीचे की तरफ आ गया और जो शूट है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ चला गया। ओके, सो
व्हेन द प्लांट गेट सनलाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, जब प्लांट को, जो हमने बॉक्स में रखा है प्लांट को, उसको एक छोटे से होल से ही सनलाइट मिल रही है ना, तो जब उसको वहां से सनलाइट मिल रही है, द शूट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो जो शूट है प्लांट का वो सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है ना, वाइल द रूट कंटिन्यूज टू ग्रो डाउनवर्ड, और जो रूट है वो कंटिन्यू डाउनवर्ड ग्रो हो रहा है. Okay, after conducting activity 10.3 we can conclude that shoots of plants grow upward and exhibit movement towards. हम अब इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो शूट्स है प्लांट का वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो होता है ना, और जो उसका मूवमेंट होता है वो सनलाइट की तरफ होता है ना, बट रूट ऑफ प्लांट्स ग्रो डाउनवर्ड्स, जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ ग्रो होते हैं. ओके, अब आगे देखो, एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं. जगदीश चंद्र बोस वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट. जगदीश चंद्र बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, हु डिड सम फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स विद प्लांट्स. इन्होंने प्लांट्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए. ही बिल्ड अ मशीन कॉल्ड अ क्रेस्कोग्राफ. ओके, क्रेस्कोग्राफ आप ये नाम याद रख लेना. जगदीश चंद्र बोस ने कौन सी मशीन बनाई थी जिसके थ्रू ये क्या कर सकते थे, इस मशीन के थ्रू, टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, लाइक वो स्टिमुली की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे आपने देखा जब हमने एक प्लांट को बॉक्स में रख दिया तो जहाँ से उसको लाइट मिल रही थी जिस होल से, वो उसी डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है ना, तो वो भी रिएक्ट करते हैं, है ना, जैसे लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी. विच दिस मशीन ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट ग्रो. इस मशीन के थ्रू ये मेजर कर सकते हैं कि कैसे प्लांट ग्रो होता है और कितनी जल्दी ग्रो होता है. ओके, ही आल्सो showed that plant can sense and respond to stimuli. इन्होंने ये भी देखा कि जो प्लांट्स है वो सेंस कर सकते हैं और respond to stimuli, respond भी कर सकते हैं. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट की लाइफ साइकिल. ओके, वी हैव लर्नड अबाउट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन. हमने पढ़ लिया कि किसी भी सीड को जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, है ना. नाउ हाउ प्लांट ग्रो एंड एग्जिबिट मूवमेंट, ये भी देखा कि प्लांट किस तरह से ग्रो करते हैं और मूवमेंट करते हैं. लेट अस नाउ एक्सप्लोर द चेंजेस अ प्लांट अंडरगोज इन इट्स होल लाइफ. अब हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि जो प्लांट्स है वो अपनी पूरी लाइफ में कैसे चेंज होते हैं, है ना, उनका लाइफ साइकिल क्या है. तो अब देखो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं. 10.4 लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. ओके, अब हम एक प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सीड से एक प्लांट बन जाता है और फिर क्या होता है. ओके, आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक बीन सीड को प्लांट करना है, उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करनी है, यानी उसको प्रॉपरली हवा, पानी और जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए उसको मिलने चाहिए. ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर 3 मंथ, और 3 मंथ तक उसको ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है, कि मतलब जैसे सीड है तो वो कितने दिनों में जर्मिनेट हुआ, फिर जब वो थोड़ा जर्मिनेट हो गया तो कितने दिनों में उसमें पत्तियां आने लगी, है ना, फिर कितने दिनों में उसमें फूल आए, और फिर कब उसमें फल आया, उसका जो फ्रूट है वो आया, है ना. सो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है. देखो, विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू, कैन यू नोटिस अ पॉड और फ्रूट विद सीड डेवलप फ्रॉम अ फ्लावर. ये सारी चीजें आपको नोट करना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है. आपको यहाँ पे ये मैं इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है. ये देखो, जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक सीड होता है हमारे पास स्टेज 1 में. जस्ट अ मिनट, हाँ, हमारे पास ये स्टेज 1 है जिसमें एक हमारे पास सीड है, ठीक है. और स्टेज 2 में क्या होता है, सीड को हम जर्मिनेट करते हैं, ठीक है. सीड जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, छोटा सा प्लांट बन जाता है, और फिर स्टेज 3 में हमें उस पर छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देने लगती है, ठीक है. स्टेज 3 में क्या होता है, छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देने लगती है. एंड देन स्टेज 4 में हमें इसमें फूल दिखाई देने लगते हैं. हमने देखा कि किस तरह से सीड, देखो सीड स्टेज 1 था, स्टेज 2 में जर्मिनेट हुआ, एंड स्टेज 3 में धीरे धीरे वो प्लांट बन के छोटी छोटी उसमें पत्तियां आने लग गई. स्टेज 3 में उसमें फ्लावर्स आने लग गए, एंड स्टेज 4 में फ्लावर्स आ गए. स्टेज 5 में क्या होगा, इसमें फ्रूट आएंगे. जैसे यहाँ पे ये देखो मटर का पौधा, उसकी लाइफ साइकिल दिखाई हुई है, तो यहाँ पे ये फ्रूट आ गया, ठीक है. तो कोई भी पौधा आता है उसका लाइफ साइकिल ऐसा ही होता है, ठीक है. तो ये फ्रूट्स आ गए. अब उसके बाद क्या होगा,
ये देखो प्लांट डेड हो जाएगा क्योंकि इसमें फल फूल दोनों आ गए, तो एक टाइम के बाद प्लांट डेड हो जाता है और फिर हमें क्या मिल जाएगा वापस से, सीड। ठीक है, यहाँ से 2 पार्ट हो गए हैं स्टेज 5 के बाद। ये तो प्लांट का डेथ हो जाएगा और फिर हमें क्या मिलेगा, प्लांट से फ्रूट मिल जाएगा, यानी अगेन हमें ये मटर के बीज यानी सीड्स मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से जो प्लांट है इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ओके, यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अ सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट मैच्योर टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो सीड होता है वो यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है, मैच्योर हो जाता है, फ्लावर एंड फ्रूट्स देता है। The fruit in case a pod contains seed which give rise to a new generation of bean plants। यानी कि जब वो हमें फ्रूट मिलता है तो उससे जो सीड मिलते हैं फिर उससे न्यू प्लांट बना सकते हैं, है ना। The entire process of from a seed to plant and then to the next generation of seed is called the life cycle। तो यही प्लांट का लाइफ साइकिल है ना। सो जो हमने अभी यहाँ पे देखा। ओके, अब हम देखेंगे 10.5 लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। वी हैव लर्नड अबाउट द साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। हमने प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ ली। वी हैव सीन दैट अ प्लांट गोज थ्रू मैनी चेंजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। प्लांट्स में बहुत सारी चेंजेस होती है उसकी लाइफ साइकिल में, है ना। अब देखो हाउ एनिमल्स ग्रो ओवर टाइम। एनिमल्स कैसे ग्रो होते हैं। ड्रॉ स्केचेस ऑफ देयर यंग वंस एंड नेम दैम। आप एनिमल्स के यंग वंस के स्केचेस ड्रॉ कर सकते हो, उनके नाम भी बता सकते हो। अब आगे देखो लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। मॉस्किटोज बजिंग अराउंड इज अ कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है मॉस्किटो कैसे कान के पास आके घू घू करते रहते हैं। फीमेल मॉस्किटोज आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट सेवरल डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं ना वो बीमारियां फैलाती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। जिसको मलेरिया हो रखा है उसको काट लेते हैं, फिर दूसरे को काट लेते हैं जो हेल्दी पर्सन है, तो उसको भी मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ये सब बीमारियां हो जाती है। यू माइट हैव लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड और अवेयरनेस कैंपेन दैट मॉस्किटो ब्रीडिंग शुड बी प्रिवेंटेड। आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, नोटिस बोर्ड पे, अवेयरनेस कैंपेन्स में देखा होगा कि क्या करना चाहिए, मॉस्किटो को मतलब पैदा होने से रोकना चाहिए, है ना। वी आर एडवाइज्ड नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टेगनेट एनी वेयर इन आवर सराउंडिंग्स। यानी हमें क्या बोला जाता है कि अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तभी वहां पे मच्छर पैदा होंगे। ठीक है, वाई इज इट सो, क्यों। डज स्टेगनेंट वाटर हैव एनी रिलेशन विद मॉस्किटोज लेइंग एग्स। यस, अगर स्टेगनेंट वाटर होगा तो गंदा पानी होगा, वहीं पे जो मच्छर है वो अपने एग्स देते हैं। ठीक है, और फिर पूरा साइकिल एक आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये देखो, ये है एक जो मॉस्किटो है उसका लाइफ साइकिल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देखो यहाँ पे कैसे ये पानी इकट्ठा हो रखा है, यहाँ पे ये कैसे मच्छर एग देते हैं और फिर वो लार्वा बनता है, फिर वो प्यूपा बनता है। ठीक है, आपको दिखाया हुआ है। मॉस्किटो लार्वा प्यूपा ऑब्जर्व इन वाटर बॉडीज रिपीटेडली कम टू द वाटर सरफेस। यानी हम ये कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, मॉस्किटो की जो लार्वा होता है, प्यूपा होता है, ये सब कहाँ होता है, वाटर बॉडीज में जहाँ पानी इकट्ठा होता है। What can be the reason for this? तो इसका रीजन क्या है। मॉस्किटो लार्वा प्यूपा लिव इन वाटर एंड रिक्वायर एयर टू रिस्पायर। ये वाटर में रहते हैं और इनको हवा, सांस लेने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। दे मूव टू द सर्फेस ऑफ द वाटर फॉर एयर। वो वाटर के सरफेस पे ही मूव करते रहते हैं ताकि उनको हवा मिल सके, यानी ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए उनको हवा मिल सके। हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो बी डिस्टर्ब्ड। तो इसका क्वेश्चन है कि जो लाइफ साइकिल है मॉस्किटो का, यानी वो अंडे दे दिए वो मच्छरों ने, फिर वो आगे ग्रोथ ना करे तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर, वाई डज शी डू सो। अब वो कहते हैं कि मैंने मेरी मदर को जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ना वहाँ पे केरोसिन ऑयल डालते देखा है। तो ऐसा क्यों करती हैं वो। अब देखो ये क्या आंसर कर रही है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। केरोसिन ऑयल फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर दी वाटर सरफेस। क्या होगा, जो केरोसिन ऑयल होती है वो आपने पढ़ा है पहले भी चैप्टर में कि जो तेल होता है वो पानी के ऊपर ऐसे तैरता रहता है। ठीक है, वो पानी के अंदर नहीं जाता, ना ही मिक्स होता है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो हल्का होता है पानी से, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो केरोसिन ऑयल क्या करेगा, वाटर सरफेस पे एक थिन लेयर बना देगा। दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर। जो ये लेयर है ये वाटर को एयर से अलग कर देगा। अब ऊपर जो तेल जम गया ना, ये देखो ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे सारे जगह क्या हो जाएगा, ऑयल आ जाएगा, केरोसिन ऑयल आ जाएगा।
तो जो ऊपर की हवा है वो पानी के अंदर कैसे जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो जो नीचे अंडे हैं जो ग्रो करने के लिए उनको हवा चाहिए, जो मच्छरों के एग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना। ये देखो यहाँ पे यही बताया है, दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर एंड डज नॉट अलाउ लार्वा एंड पुपा टू इनहेल एयर। वो हवा सांस नहीं ले पाएंगे, एज अ रिजल्ट दे डाई, और फिर क्या होगा, वो मर जाएंगे और वो ग्रो नहीं करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कुछ पानी से कंटेनर, 2 कंटेनर में लार्वा और प्यूपा रख दिया और इस प्रोसेस को समझा है कि कैसे सॉरी कैसे एक लार्वा जो है वो मच्छर बन जाता है। पूरी लाइफ साइकिल इन्होंने पूरा एक्टिविटी करके समझा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखो क्या होता है, ये है एग्स स्टेज 1, ये एक मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है। स्टेज 1 में एग्स हैं, ये देख रहे हो छोटे छोटे, ठीक है। फिर स्टेज 2 में क्या हो जाता है, ये इस तरह से बन जाता है, ठीक है, जिसको ये देखो इस तरह से बनेगा। एंड स्टेज 3 में क्या बन जाएगा, प्यूपा, ठीक है। स्टेज 2 में इसको हम लार्वा बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको ऊपर भी बताया था मैंने, स्टेज 1 में हमारा ये एग है, ये मॉस्किटोज के एग है। देन स्टेज 2 में ये क्या बन गया, लार्वा बन गया। स्टेज 3 में ये इस तरह का कुछ शेप बन जाता है जिसको प्यूपा बोलते हैं। एंड स्टेज 4 में ये पूरा एक मच्छर बन जाता है और फिर पानी में से उड़ जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। Let us learn more about these stages in the life cycle of a mosquito. अब हम और कैसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और देखो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। वही बताया अब आपको कि स्टेज 1 में क्या होता है, एग्स होते हैं, एग डेवलप्स इनटू लार्वा। स्टेज 2 में वो डेवलप हो जाते हैं लार्वा में, और फिर लार्वा स्टेज 3 में प्यूपा बन जाता है, एंड देन फिर मॉस्किटो, ठीक है। द एडल्ट फीमेल मॉस्किटोज लेज एग्स डायरेक्टली ऑन और नियर वाटर। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो कहाँ पे एग्स देती है, वाटर के पास या वाटर में। ओके, एंड द साइकिल कंटिन्यूज, और फिर इसी तरह जो साइकिल है ये कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। Significant changes occur in the appearance, body shape and structure during the various stage in the life cycle of a mosquito. मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में देखा हमने किस तरह से मच्छर का बॉडी, जो एग्स होते हैं वो मॉस्किटो की बॉडी शेप चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है ना। द शेप ऑफ द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा। सबका, लार्वा का, एग्स का, प्यूपा का, सबका शेप और डिफरेंट था, है ना। शेप और साइज वो अलग अलग, अपीयर्स वेरी डिफरेंट, अलग अलग दिख भी रहे थे। द प्यूपा अपीयर्स वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट मॉस्किटो। जो प्यूपा है ये बहुत ही अलग दिखता है। ये देखो ये है मॉस्किटो और ये प्यूपा, ये लार्वा, तो सभी क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं। इनका चेंज जो है बहुत है डिफरेंट है, मतलब शेप में, है ना, अपीयरेंस। ओके, नाउ अभी आपको एक सिल्क वॉर्म के बारे में बताया हुआ है, सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल। द सिल्क मोथ आल्सो पासेस थ्रू 4 लाइफ स्टेजेस। ये भी 4 लाइफ स्टेजेस से होकर गुजरता है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ओके, egg hatch into larva which then grow in size. egg लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर साइज में भी वो ग्रो होता है। लार्वा secrete thread like material which they wrap around themselves. लार्वा से फिर थ्रेड जैसा कुछ मटेरियल होता है जिसमें वो चारों तरफ रैप हो जाता है। बिफोर चेंजिंग टू pupa. These are the fibers that are used to make silk worm. और ये वही फाइबर्स हैं जिनका यूज़ करते हैं सिल्क फैब्रिक बनाने में, ठीक है। इन इंडिया द खाड़ी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये देखो इसकी फुल फॉर्म है KVIC, द खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज सेट अप सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। यानी इन्होंने बहुत सारे सेंटर बनाए हैं, सेटअप किए हैं ताकि वहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन हो सके। सो ये है सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल, सिल्क मॉथ। ओके, यहाँ पे ये देखो ये क्या है, एग्स हैं, और फिर एग्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कैटरपिलर, एंड देन जिसको ये लार्वा भी बोलते हैं, कैटरपिलर। फिर ये कोकून है ना, कोकून, और प्यूपा इनसाइड द कोकून। ये जो चारों तरफ होता है ये थ्रेड लाइक मटेरियल है ना, जिसका हम यूज़ करते हैं सिल्क फैब्रिक बनाने में। फिर इसके बाद कोकून और फिर एडल्ट मोथ। ओके, यानी ये बटरफ्लाई बन जाती है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, अवधि और आयुषी को फुल स्लीव्स की शर्ट और पैंट पहनाई जाती है क्योंकि वीकली कभी कभी बारिश हो जाती है, ठीक है। और एक एक्टिविटी के लिए उनको बाहर ले जाया गया है विद देयर साइंस टीचर। ओके,
और वो कहाँ जाते हैं, एक पॉन्ड के पास जाते हैं, ठीक है। और पॉन्ड के आसपास क्या है, ट्रीज है, बड़े बड़े ग्रासेस हैं, है ना। द टीचर कॉशेस दैम टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। टीचर उनको क्या कहते हैं कि आपको सब कुछ ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है, बट एक डिस्टेंस के साथ, है ना, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है। You may also go to a small water body during the rainy season with a facilitator and explore it by taking due some safety precaution। कि आप भी जा सकते हैं, आपके आसपास अगर कोई वाटर बॉडी है, तालाब है या छोटा मोटा कोई भी ऐसे वाटर बॉडी है तो वहाँ पे जा सकते हैं रेनी सीजन में, जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई छोटे मोटे गड्ढे होते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाने चाहिए क्योंकि फिर मच्छर काटते हैं, है ना, जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, तो वही प्रिकॉशंस भी आपको लेने हैं। यू मे नोटिस अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टुवर्ड्स द एज ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड के किनारों पे आप क्या नोटिस करेंगे कि कुछ वाइट जेली जैसी चीज़ें हैं सरफेस पे, ठीक है। दिस में आल्सो बी अटैच्ड टू प्लांट ग्रोइंग इन और अराउंड दी वाटर। और ये आपको शायद वहाँ भी दिख सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं ना उसके आसपास, ठीक है, जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं तालाब के पास, उसके आसपास भी ये वाटर जैसा, ये जेली लाइक कुछ ऐसा सब्सटेंस दिखेगा, वाइट जेली लाइक, है ना, वाइट जेली जैसा कुछ ऐसा सब्सटेंस दिखेगा। दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ अ फ्रॉग एंड इज नोन एज स्पॉन। ये जो जेली जैसा ये सब्सटेंस है ना, ये एक्चुअली में क्या है, फ्रॉग्स के एग्स का क्लस्टर है, ग्रुप है, यानी बहुत सारे एग्स इकट्ठे हो गए हैं और वो चिपक गए हैं, ठीक है, इकट्ठे होके क्लस्टर मतलब एक ग्रुप बना लिया है, जिसको क्या कहा जाता है, स्पॉन, ठीक है। ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ऑल द स्टेज ऑफ अ फ्रॉग shown in figure 10.7. How will you decide the sequence of the given stages A, B, C, D, E, F? ये जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। Some of the stage should distinct changes in their initial or final shapes. Record these changes in table. आगे आपको टेबल दी हुई है, ये देखो, है ना, कि क्या क्या चेंजेस हुई है वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये देखो, ये हमारा ए है, जो हमें एक लीफ के पास क्या दिख रहा है, एग्स का एक क्लस्टर दिख रहा है, ओके। एंड देन ये बी है, ओके, सी, डी, ई, एफ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है अलग अलग शेप और साइज है फ्रॉग का, है ना, डिफरेंट स्टेजेस है पॉन्ड में, किस तरह से पॉन्ड में ये फ्रॉग तैरता है, सांस लेता है और फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, ओके। तो ये आप लिख सकते हैं, सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्लब्ड टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल स्टेज ए और एफ। ये देखो, ए और एफ, ए और एफ, है ना, ये क्या है, एग्स है, और फिर ये क्या हो जा रहा है, इकट्ठे हो गए हैं, है ना। अब आगे देखो, आपको यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉग की लाइफ साइकिल, ठीक है, किस तरह से वो टैडपोल बनता है, फिर फ्रॉगलेट बनता है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टेज 1 में ये स्पॉन होते हैं, ठीक है, और स्टेज टू क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, जिसमें कितने दिन लगे, पहले दिन स्पॉन था और तीसरे से चौथे दिन यानी 1-2 दिन में ही क्या हो गया, स्पॉन से एम्ब्रियो बन गया। ये देख रहे हो, अलग अलग एग सभी हो गए, ओके। पहले यहाँ पे क्या थे, क्लस्टर की तरह थे स्टेज 1 में। स्पॉन में कैसे होते हैं, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका और सभी इकट्ठे होते हैं, और फिर 2 दिन में ही क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, एम्ब्रियो बन जाते हैं। और स्टेज 3 में देखो ये कैसा हो गया है, टैडपोल विद टेल, है ना, ये कैसा हो गया है, एक टैडपोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैडपोल, और जिसकी ये पूंछ भी है ना। देन ये देखो स्टेज सेकंड का ए है और स्टेज सेकंड का बी पार्ट है, जिसमें टैडपोल विद लेग्स, यहाँ से देखो छोटे छोटे लेग्स भी इसके निकल रहे हैं, है ना, ये वाले में टैडपोल विद लेग्स। एंड देन स्टेज 3 में फ्रॉगलेट बन गया है ये, मतलब इसकी ये पूंछ है छोटी सी, और जो कि पहले ज़्यादा बड़ी थी, और इसके लेग्स भी आ गए, है ना। एंड देन स्टेज 4 में 14th वीक, अब देखो यहाँ पे वीक भी दिया हुआ है आपको, मतलब 3rd-4th डे एम्ब्रॉय बन जाता है, डे 7 में ये टैडपोल बन जाता है ना। डे 7 में क्या बन जाता है, ये देखो 7 to 10 डेज में टैडपोल बन जाता है। देन 8 to 10 वीक्स
क्या हो जाता है टोटल ये 8 to 10 वीक्स में? टैडपोल विद लेग्स, एंड देन 12 वीक्स में ये फ्रॉगलेट बन जाता है, और 14 वीक में ये पूरा फ्रॉग बन जाता है। ओके, यानी टोटल कितना टाइम लगा? एक वीक में कितने संडे होते हैं? 4 या 5, है ना? तो 4 4 जा 16, यानी 3.5 महीने लगभग एक फ्रॉग को, ये एग को फ्रॉग बनने में लग जाते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है आगे। डिस्कस इन द क्लास अलोंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये डिस्कस करने हैं आपको। हाउ आर दीज एग्स ऑफ अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स दैट यू मे हैव सीन? जो दूसरे एग्स हमने देखे, जैसे कि वो मॉस्किटो का देखा, है ना, और तो उसमें क्या था चेंज, कि जो इसके एग्स थे ना, ये कैसे थे? जेली लाइक स्ट्रक्चर था इसका, है ना। विच स्टेज हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, यानी किस स्टेज का सबसे कम टाइम लगा? तो ये देखो, ये स्पॉन से एम्ब्रो बन गया, इसमें कितने दिन लगे? 2 दिन, है ना। बाकी सब में टाइम लगा है, बट ये जो ये स्पॉन से एम्ब्रियो बन गया, इसमें सबसे ज़्यादा कम टाइम लगा है ना। इज देयर अ चेंज इन द हैबिटेट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग? तो इनका क्या चेंज आया इनके हैबिटेट में ड्यूरिंग जो अलग अलग इनकी लाइफ साइकिल है? देखो, जब ये मतलब ये स्टेज 3 में क्या बोलते हैं इसको? टैडपोल, है ना। टैडपोल फिर विद लैग्स, टैडपोल विद टेल्स एंड फ्रॉगलेट। तो ये क्या रहता है? पानी में ही रहता है ना। और ये पूंछ इसीलिए रहती है ताकि इनको ये स्विम करने में हेल्प हो सके, और इनके पास सांस लेने के लिए गिल्स होती है ना। देखो आगे, हाउ डू द स्पेशल फीचर्स सपोर्ट दैट स्टेज? तो जो मैंने आपको बताया स्पेशल फीचर्स, ये जो टेल होती है जिसकी वजह से ये स्विम कर सकते हैं, गिल्स होती है जिसकी वजह से ये सांस ले सकते हैं। ओके, यू विल सी दैट टैडपोल्स डेवलप लेग्स बट स्टिल हैव टेल्स। टेल्स हेल्प देम स्विम इन वाटर, है ना। टेल्स की वजह से ये इनको हेल्प होती है वाटर में स्विम करने के लिए, वाटर में तैर सकते हैं। टैडपोल्स ग्रो ग्रेजुअली एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक लिटिल फ्रॉग्स कॉल्ड फ्रॉगलेट्स। फिर टैडपोल ग्रो होता है धीरे धीरे, और फिर वो फ्रॉग जैसा दिखने लगता है जिसको हम फ्रॉगलेट बोलते हैं। दे स्टिल लिव इन वाटर बट बिगिन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड। वो अभी भी वाटर में ही रहते हैं, बट थोड़ा वो लैंड पर आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लूज देयर टेल्स कम्प्लीटली। फिर वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं और धीरे धीरे जो उनकी टेल है वो पूरी तरह गायब हो जाती है। देयर लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग टू हेल्प देम जंप एंड लैंड। उनके लेग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इजिली जंप कर सकते हैं लैंड पर। दे बिकम फुली डेवलप्ड अडल्ट फ्रॉग हु लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैग। यानी वो फुली डेवलप्ड फ्रॉग बन जाते हैं जो कहाँ रह सकते हैं? वाटर में भी और लैंड पे भी। ओके, अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। डू यू थिंक दैट बर्ड also shows significant changes in the various stages of their life cycle? Yes, उसमें भी changes होते होंगे, है ना। How does the life cycle of animal differ from that of plant? तो जो एनिमल का लाइफ साइकिल है और जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो कैसे अलग है? तो चलिए देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। दोनों हमारे लिविंग वर्ल्ड के पार्ट हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ्स। पूरी लाइफ में उनके बहुत सारी चेंजेस होती हैं। वी हैव लर्नड दैट अ टाइनी प्लांट ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ बिग ट्री। एक छोटा सा सीड से प्लांट ग्रो होता है और फिर उस प्लांट से बड़ा सा ट्री ग्रो हो जाता है ना। वी हैव ऑल्सो लर्नड हाउ एनिमल्स ग्रो एंड चेंज फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट। हमने ये भी देखा कि एनिमल्स कैसे ग्रो होते हैं, छोटे बच्चे से वो कैसे एडल्ट बनते हैं। दिस जर्नी वेरियस फॉर ईच एनिमल मेकिंग इट यूनिक एंड स्पेशल। और ये जो जर्नी है वेरी करती है ना। दिस जर्नी वेरीज फॉर ईच एनिमल। हर एनिमल की अलग अलग जर्नी होती है, यूनिक होती है और उनको वो स्पेशल बनाती है। वी हैव सीन प्यूपा चेंजेस इनटू इंसेक्ट। हमने देखा कि किस तरह से प्यूपा इंसेक्ट में चेंज हो रहा है, टैडपोल चेंज हो रहा है फ्रॉग में, है ना। सच चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड मेंटेन कंटिन्यूटी टू देयर किड्स। तो ये जो चेंजेस हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के लिए बहुत उनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। और मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड, उनके जैसे ही और जो न्यू जनरेशन आए तो उस चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम एंड देयर होम्स। हमें सभी का ध्यान रखना चाहिए, उनके घरों का ध्यान रखना चाहिए।
बाय नर्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स, उनके घर का और उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना। वी कंट्रीब्यूट, किस तरह ध्यान रख सकते हैं, बाय नर्चरिंग, ओके। वी कंट्रीब्यूट टू दिस फ्लोरिशिंग लिविंग वर्ल्ड, और हम इस तरह से जो हमारा ये फ्लोरिशिंग लिविंग वर्ल्ड है इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है, और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, ओके। सो आगे के जो इसका पार्ट है ना, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है, ओके, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।